जय हिंद। बात कर रहे थे हम लोग फ्रेज और क्लॉज पे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फ्रेजेस को बहुत ही डिस्क्रिप्टिव स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि नाउन क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होते हैं और एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं। हमने बताया था कि नाउन एक सिंगल वर्ड होता है और नाउन फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो नाउन की तरह काम करते हैं। सेम एज एडजेक्टिव भी एक सिंगल वर्ड होता है और एडजेक्टिव फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसमें अंतर को। यहाँ पे लिखा हुआ एडजेक्टिव और यहाँ पे लिखा हुआ एडजेक्टिव फ्रेज। जो बुक मैंने बताया था मावन की बुक स्टिल अभी भी वही कंटिन्यू है, लेकिन थोड़ी सी जो गलतियां जो दी हुई है मैं उसको चाहता हूं कि हाईलाइट कर लूं, आप भी उसको करेक्ट कर लीजिएगा अपने बुक में। यहाँ पे जो लिखा हुआ अ काइंड मैन, इधर लिखा हुआ है एडजेक्टिव और यहाँ पे लिखा हुआ एडजेक्टिव फ्रेज, यहाँ पे लिखा है अ मैन ऑफ काइंड नेचर। थोड़ी सी गलती किया हुआ ये कि यहाँ पे अगर पूरे के पूरे को हम यहाँ पे देखेंगे, अ काइंड मैन को देखेंगे तो यहाँ पे एक नाउन फ्रेज हो जाएगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं रह जाएगा, ना कि एडजेक्टिव। अगर हम यहाँ पे काइंड के नीचे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर को चेंज कर दिया है, आपके बुक में कलर को चेंज नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ पे जो वर्ड है काइंड, ये एडजेक्टिव है, लेकिन पूरे के पूरे फ्रेज को अगर हम देखेंगे तो मेन वर्ड हमारा यहाँ पे नाउन हो जाएगा मैन, और जिसको मॉडिफाई कर रहा है ये काइंड, तो ये एग्जैक्टली ये नाउन फ्रेज होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ हम काइंड की बात करेंगे तो एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे जो हेडिंग्स लिखी हुई है, एडजेक्टिव एक तरफ लिखा हुआ है, एडजेक्टिव फ्रेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये कहना चाह रहा होगा यहाँ पे काइंड के बारे में। और अगर इसी काइंड को यहाँ पे हम दिखाना चाहे एडजेक्टिव फ्रेज की तरह लिख के, तो हम लिख सकते हैं इसी पूरे के पूरे फ्रेज को अ मैन ऑफ काइंड नेचर। जब मैन ऑफ काइंड नेचर करेंगे तो यहाँ पे ऑफ काइंड नेचर जो यूज हो रहा है वो मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोनों में फर्क है, दोनों को कैसे यूज करेंगे अभी हम सेंटेंसेस में भी देख लेंगे। समझ में आई बात? अगर ये पूरा का पूरा जो अगर यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड है ये एक फ्रेज है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा फ्रेज एडजेक्टिव नहीं है, इसमें से सिर्फ काइंड जो है वो एडजेक्टिव है, राइट। यहाँ पे ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, यहाँ पे जो मैन नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, अ मैन ऑफ काइंड नेचर, ठीक। सेंटेंसेस में अभी देखेंगे यूज करके, हालांकि बुक में नहीं दिया हुआ है, मैंने कोशिश करी है इसको समझाने की। अगेन यहाँ पे जापानीज गुड्स, तो यहाँ पे गुड्स नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है ये वर्ड जापानीज। यहाँ पे इसको प्रॉपर एडजेक्टिव हम बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनाया हुआ है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। जापान से जापानीज, जापान जो है ये प्रॉपर नाउन है और जापानीज जो हुआ यहाँ पे ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। उसी तरीके से इंडिया एक प्रॉपर नाउन है और इंडियन ये एडजेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे जापानीज गुड्स, तो जापानीज जो है एडजेक्टिव है, इसको अगर एडजेक्टिव फ्रेज की तरह हम लिखें तो लिखेंगे गुड्स मेड इन जापान। सेंस यही होगा, जापानीज गुड, जापानीज गुड का मतलब क्या है, गुड्स दैट इज मेड इन जापान। ऐसे गुड्स जो जापान में बने हुए हैं वो हमारे जापानीज गुड्स हुए। तो यहाँ पे गुड्स एक नाउन है और इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये पूरा का पूरा फ्रेज मेड इन जापान, राइट। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्लियर। यहाँ पे देखें अ करेजियस मैन, करेजियस मैन, यहाँ पे मैन नाउन है और यहाँ पे इस मैन को डिस्क्राइब, मैन नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड करेजियस। ये करेजियस वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, ना कि पूरा का पूरा ये फ्रेज। पूरा का पूरा फ्रेज देखेंगे तो ये नाउन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखें, अगर इसी को देखें करेजियस मैन को दूसरी तरह से लिखने का तरीका क्या होगा, अ मैन विथ करेज, ठीक है। तो मैन विथ करेज, यहाँ पे विथ जो करेज है इस मैन नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये होगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज। करेक्ट कर लीजिएगा अपने बुक में, करेजियस के नीचे अंडरलाइन करेंगे ये एडजेक्टिव होगा और विथ करेज के नीचे अंडरलाइन करेंगे तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखें एन एक्सपीरियंस्ड राइटर, ये भी आपके बुक में ये गलत दिया हुआ है, एग्जैक्टली ये होना चाहिए था एक्सपीरियंस्ड राइटर, एक्सपीरियंस्ड, इसको भी सही करिएगा आप, एक्सपीरियंस्ड राइटर। राइटर कैसा है, एक्सपीरियंस्ड है, तो एक्सपीरियंस्ड यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ना कि पूरा का पूरा फ्रेज एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको हम दूसरे तरीके से लिखें, यानी कि एडजेक्टिव फ्रेज, इस एक्सपीरियंस्ड वर्ड को एडजेक्टिव फ्रेज की तरह यूज करें तो लिखेंगे अ राइटर विथ एक्सपीरियंस, यानी कि इस एक्सपीरियंस्ड वर्ड को मैंने क्या कर दिया, अ राइटर विथ एक्सपीरियंस, ठीक है। राइटर नाउन है, इस नाउन को मॉडिफाई किया ये वर्ड, तो ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है।
तो यहां पे ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि एडजेक्टिव, अगर उसी एडजेक्टिव को एडजेक्टिव फ्रेज में चेंज करें तो आप कैसे लिखेंगे, कैसे चेंज करेंगे। आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी, और कुछ जो करेक्शंस मैंने बताया आपने करेक्शन किया होगा। आप इसको जरूर करेक्शन कर लें, वरना कंफ्यूजन बनी रहेगी। और ये स्टेज ऐसी है बच्चे कि अगर आपको यहाँ से कंफ्यूजन बनी रही तो अंत तक बड़ा मुश्किल है आपको फिर संभाल पाना, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बुक को बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जो बुक में लिखा है वही सही है, उसके अलावा और कुछ सही नहीं है, राइट। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अब देखिए उसी वर्ड को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर मैं इस सेंटेंस को लिखूं, यस्टरडे आई मेट अ काइंड मैन, सो आई मेट होम। यहाँ पे देखिए मैंने मैं यही समझा रहा था कि अगर यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन ना करता या इसको मैं दूसरे कलर से ना करता तो बच्चा ये पूरे के पूरे फ्रेज को एडजेक्टिव समझ जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है इस सेंटेंस में एक नाउन फ्रेज है। यस्टरडे आई मेट, ये होम का रिप्लाई है, ठीक है ना, और होम का रिप्लाई ये ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट बनाएगा क्या, नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। प्रोनाउन तो है नहीं, एग्जैक्टली है नाउन, और नाउन अगर सिर्फ एक वर्ड रहता तब होता, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। इस सेंटेंस में देखिए मैंने उसी फ्रेज को यूज किया, जापानीज गुड्स को। माई फ्रेंड लाइक्स टू परचेज जापानीज फूड, लाइक्स टू परचेज, ठीक है, गुड्स, परचेज करना पसंद करता है। क्या परचेज करना पसंद करता है, गुड्स। व्हाट काइंड ऑफ गुड्स, जापानीज गुड्स। तो ये पूरा का जो पूरा फ्रेज है लाइक टू परचेज, ये जो इन्फिनेटिव है ना वर्ब, इसी वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। लाइक्स टू परचेज, व्हाट का रिप्लाई है, तो व्हाट का रिप्लाई आपको पता है कि व्हाट का रिप्लाई जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, ठीक है, और ये होता है ऑब्जेक्ट भी। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट तो है, आपको पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाने का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन करता है। अगेन ये पूरा का पूरा जो फ्रेज हो गया इस नाउन के नाम पे, ये मेन वर्ड यही है, तो इसके नाम पे ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, ना कि एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अगेन यहाँ पे देखें, अ करेजियस मैन, जो कि यहाँ पे अगर पीछे जाएं थोड़ा सा, करेजियस मैन अगर मैं सिर्फ ये अंडरलाइन ना किया होता तो आप पूरा का पूरा फ्रेज आप एडजेक्टिव समझ बैठते, लेकिन यहाँ पे अगर पूरे के पूरे फ्रेज को हम देखें इस सेंटेंस में यूज किया है, अ करेजियस मैन इज नॉट अफ्रेड टू स्पीक आउट अगेंस्ट इनजस्टिस। जो करेजियस मैन होते हैं वो इनजस्टिस के खिलाफ बोलने से नहीं घबराते हैं। तो यहाँ पे इज नॉट अफ्रेड टू स्पीक आउट अगेंस्ट इनजस्टिस, यहाँ का पूरा ये प्रेडिकेट वाला पार्ट है। अगर इससे हम क्वेश्चन पूछे हु इज नॉट अफ्रेड टू स्पीक आउट अगेंस्ट इनजस्टिस, तो ये आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। और हु का रिप्लाई क्या होता है, हु जो होता है वो सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, आपको बताया था मैंने, हु और व्हाट का जो रिप्लाई होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और अगर होम से क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं और व्हाट से क्वेश्चन पूछें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है ना, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अगेन ये पूरा का पूरा फ्रेज जो हुआ वो एक नाउन फ्रेज हुआ, क्योंकि एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव हम सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते। यहां पे देखिए, एन एक्सपीरियंस्ड राइटर क्लियरली एक्सप्रेसेस हिज थॉट इन हिज राइटिंग्स। यहां पे एन एक्सपीरियंस्ड राइटर हु एक्सप्रेसेस हिज थॉट इन हिज राइटिंग, सो आपको आंसर मिलेगा एन एक्सपीरियंस्ड राइटर। ये राइटर तो है, बट व्हाट काइंड ऑफ राइटर दैट वाज, एन एक्सपीरियंस्ड राइटर। ये एक्सपीरियंस्ड राइटर होते हैं, अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं अपने राइटिंग्स में। तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेज हुआ वो एक नाउन फ्रेज हुआ, ठीक है, ना कि एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। सिर्फ अगर एक्सपीरियंस्ड को हम यहाँ पे मार्क करें, जैसा कि हमने इस फ्रेज में मार्क किया है एक्सपीरियंस्ड, तो ये एडजेक्टिव हुआ, और पूरे के पूरे फ्रेज को जब हमने इस सेंटेंस में यूज किया तो ये पूरा का पूरा फ्रेज नाउन फ्रेज की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये छोटी सी गलती नहीं है, ये बहुत ब्लंडर मैं इसको मानूंगा, क्योंकि बच्चों की किताबें और बच्चों की किताबें बहुत अच्छे तरीके से लिखनी चाहिए, टाइपिंग एरर भी हो सके, क्योंकि आपके बुक को पब्लिश किए हुए 25 साल हो गए, ठीक है, सिल्वर जुबली आप मना रहे हैं, तो कोशिश करें कि इस तरीके के टाइपिंग एरर या जो भी हम मार्क करने वाले हैं उसको बड़े बारीकी से चेक करें, ठीक है, प्रूफ रीडिंग अच्छे से करें तब जाकर पब्लिश करें। खैर चलिए आप इसको सही कर लीजिएगा जरूर। यहां पे आते हैं, ये चीजें क्लियर हो गई, गुड। ये देखिए, अब वहां पे जो मैंने नाउन जो एडजेक्टिव आपने लिखा था और फिर एडजेक्टिव फ्रेज लिखा था, ठीक, अब उसको मैंने इस सेंटेंस में यूज किया है, ही इज अ मैन ऑफ काइंड नेचर। अब देखिए
यहां पे जो था अ काइंड मैन, और इसी को फ्रेज के रूप में काइंड मैन को यूज किया था, मैन ऑफ काइंड नेचर। यहाँ पे मैन ऑफ काइंड नेचर, अगर मैं कहूँ ही इज अ मैन ऑफ काइंड नेचर, मतलब ये किसी पर्सन को अप्रिशिएट करने के लिए यूज होता है जो बहुत ही कंपैशनेट होता है, बड़े काइंड नेचर होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ही इज अ मैन ऑफ काइंड नेचर। अब देखो ही इज अ मैन, व्हाट काइंड ऑफ मैन दैट इज, ऑफ काइंड नेचर। तो यहाँ पे सिर्फ इसको हम देखें ऑफ काइंड नेचर, तो ये जो हो गया ये इस मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है, ही इज अ मैन ऑफ काइंड नेचर। अगर पूरा का पूरा फ्रेज भी देखें तो आप इसको एग्जैक्टली ही इज, अब यहाँ पे ये जो होगा आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट आपको पता है नाउन कॉम्प्लीमेंट भी होता है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी होता है, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैन जो देखेंगे, अगर सिर्फ यहाँ पे मैन होता तो इसको नाउन कॉम्प्लीमेंट कह देते। यहाँ पे अंडरलाइन अगर ऑफ काइंड नेचर पे कर रहा है तो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज इसको मार्क करिएगा। ठीक है, he is a man, what kind of man is of kind nature। ठीक है, क्लियर है। यहां पे देखिए द गुड्स मेड इन जापान और ऑफ गुड क्वालिटी। अगर यहां पे देखिए द गुड्स जो है ये नाउन है, अब इस गुड्स को मॉडिफाई कर रहा है, गुड्स कहां का, एग्जैक्टली मेड इन जापान और ऑफ गुड क्वालिटी। तो यहां पे गुड जो है ये एक नाउन हो गया आपका, और इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए ये पूरा का पूरा फ्रेज जो है एडजेक्टिव फ्रेज हम यूज कर रहे हैं। द गुड मेड इन जापान और ऑफ गुड क्वालिटी, राइट। पूरे के पूरे फ्रेज को हम एडजेक्टिव फ्रेज नहीं मान सकते, तो वो पूरे के पूरे फ्रेज को अगर एडजेक्टिव फ्रेज मानेंगे तो यहाँ पे एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज एक सब्जेक्ट का काम नहीं कर पाएगा, राइट। सिर्फ आपको ये नाउन को ही लेना पड़ेगा, द गुड्स आर ऑफ गुड क्वालिटी। लेकिन गुड्स को मॉडिफाई करें, गुड्स कहाँ का, जो जापान का बना हुआ है, मेड इन जापान। क्लियर है, चलिए यहां देखें द सोल्जर अ मैन विथ करेज फॉट अगेंस्ट द एनिमीज ब्रेवली। अब यहां पे अ मैन विथ करेज, ये अ मैन विथ करेज जो है पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है सोल्जर का। द सोल्जर अ मैन विथ करेज फॉट अगेंस्ट द एनिमीज ब्रेवली। अब ये चूंकि ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन इस सोल्जर का है, तो यहां पे इसको एडजेक्टिव फ्रेज हम कह सकते हैं। ठीक है ना, soldier a man with courage fought against the enemies bravely। क्लियर है, यहां पे देखें a writer with experience, a writer। ठीक है ना, अब इस राइटर को एक्सप्लेन कर रहा है, with experience is less likely to commit mistake, यानी कि जो राइटर, जो एक्सपीरियंस्ड राइटर होता है, अभी हमने इसके पहले वाले सेंटेंस में उसको हमने क्या किया था, एन एक्सपीरियंस्ड राइटर, तो एक्सपीरियंस्ड वहां पे एडजेक्टिव था, लेकिन उसी एक्सपीरियंस को अगर हम एडजेक्टिव फ्रेज में यूज करें तो हम क्या करेंगे, विथ एक्सपीरियंस। और राइटर विथ एक्सपीरियंस इज लेस लाइकली टू कमिट मिस्टेक। तो इस तरीके से हम एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव फ्रेज को सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि कौन सा वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है। जब तक अगर ये नहीं जानेंगे तब तक आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि वो फ्रेज या क्लॉज किस टाइप के हैं, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब फ्रेज है, राइट, या प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इस तरीके से आप पहचान नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे विथ एक्सपीरियंस किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस राइटर नाउन को, तो यहाँ पे हो गया ये एडजेक्टिव फ्रेज। यहाँ पे सोल्जर को मॉडिफाई कर रहा है ये पूरा का पूरा फ्रेज, सोल्जर मैन विथ करेज, या अगर यहाँ पे भी अंडरलाइन हो तब भी इसको बोल सकते हैं। ये पूरा का पूरा सोल्जर आदमी तो होता है, और वो आदमी किस तरीके का, विथ करेज, फॉट अगेंस्ट द एनिमीज ब्रेवली। यहाँ पे द गुड्स, व्हाट काइंड ऑफ गुड दैट इज, मेड इन जापान। ही इज अ मैन, मैन ऑफ काइंड नेचर, तो यहाँ पे ऑफ काइंड नेचर ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे चीजें आसान हो जाएंगी। बिना प्रैक्टिस के सारी चीजें टफ लगती हैं जब भी आप नई नई चीजों को पढ़ते हैं या कोई चीज पहली बार पढ़ते हैं। आगे चलें, यहां पर देखिए वर्ब फ्रेज। जिस तरीके से नाउन फ्रेज हमने देखा, एडजेक्टिव फ्रेज देखा, वैसे वर्ब फ्रेज भी होते हैं। अब वर्ब फ्रेज में क्या है, वर्ब एक सिंगल वर्ड होगा और वर्ब फ्रेज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ मिलकर बन जाते हैं, वर्ब फ्रेज इनको बोलते हैं। ठीक है, अ फ्रेज दैट कंसिस्ट ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब एंड अ मेन वर्ब इज कॉल्ड अ वर्ब फ्रेज। ठीक है, यहाँ पे देखें आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन, यहाँ पे एक क्या हो गया, ये वर्ब फ्रेज हो गया। ठीक है, he had completed the task, तो यहाँ पे had completed एक फ्रेज हो गया, वर्ब फ्रेज। they were playing cricket, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब,
वर्ब और यहाँ पे प्लेइंग मेन वर्ब, ये दोनों मिलके वर्ब फ्रेज हो गए। यू शुड ओबे योर टीचर, यहाँ पे शुड एक मॉडल वर्ब हो गया, ठीक है, मॉडल वर्ब हमेशा एक मेन वर्ब के साथ आते हैं, तो ओबे मेन वर्ब हो गया, ये दोनों मिलके वर्ब फ्रेज हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट, इनके फंक्शन क्या होते हैं? अब वर्ब फ्रेज फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, ये जो वर्ब फ्रेज होते हैं ना वो प्रेडिकेट के एक पार्ट होते हैं। जैसे द नॉटी रैबिट वॉज, यहां पर देखिएगा, वॉज च्यूइंग पेजेस ऑफ द बुक, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो गया। यहां पे द नॉटी रैबिट ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया आपका, ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। तो ये प्रेडिकेट में ये जो पार्ट है ये वर्ब फ्रेज है। तो ये बता रहे हैं कि ये जो वर्ब फ्रेज होते हैं प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो प्रेडिकेट है उसका ये एक पार्ट हो गया अलग से। इसमें देखें, शी इज राइटिंग अ लेटर, शी यहाँ पे सब्जेक्ट वाला पार्ट है, इज राइटिंग अ लेटर प्रेडिकेट वाला पार्ट है, तो इस प्रेडिकेट का एक पार्ट यहाँ पे क्या है? वर्ब फ्रेज, ठीक है। तो वर्ब फ्रेज होते क्या है एग्जैक्टली? ये पार्ट होते हैं प्रेडिकेट के। यहां पे देखें एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज का काम क्या है? जैसे एडवर्ब का काम है वैसे एडवर्बियल फ्रेज का काम है। एडवर्ब एक सिंगल वर्ड होगा, एडवर्ब फ्रेज क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो एडवर्ब की तरह काम करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, शी वॉक्ड हाउ इन अ स्लो मैनर, ये एक एडवर्ब फ्रेज है। लेकिन अगर इसको एक सिंगल वर्ड में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं? शी वॉक्ड स्लोली। अभी हम लोग देख लेंगे इसको भी। तो यहाँ पे स्लोली जो वर्ड है एक सिंगल वर्ड एडवर्ब है, इसी को हमने क्या कर दिया? एडवर्ब फ्रेज के रूप में जब हमने लिखा तो हमने क्या लिख दिया? इन अ स्लो मैनर, नॉट इन अ स्लोली मैनर। गलत हो जाएगा अगर इस तरीके से लिखेंगे स्लोली मैनर। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एडिटिंग वाले क्वेश्चन में, जब आप इन अ स्लोली मैनर कर देते हैं, ठीक है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखें, इन लेट नवंबर वी प्लांटेड सम ऑर्किड बल्ब्स, तो यहाँ पे इन लेट नवंबर जो टाइम को बता रहा है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, और ये एक फ्रेज है, यानी कि ये कौन सा फ्रेज हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रेज हो गया जो टाइम को बता रहा है। यहां पे देखें, यू मे स्विम व्हेन एट अ स्लो पेस, यहां पे देखिए एट अ स्लो पेस, ये जो है ये आपका एडवर्ब फ्रेज होगा। यहां पे देखिए, यू मे स्विम व्हेन, ये व्हेन का रिप्लाई है, सॉरी हाउ का रिप्लाई है, यू मे स्विम हाउ इन अ स्लो पेस। अब इन अ स्लो पेस को क्या लिख सकते हैं? स्लोली भी लिख सकते हैं आप, तो स्लोली एक एडवर्ब हो जाएगा और एट अ स्लो पेस आपका एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। आपको इसके पहले हमने बताया था कि ये जो एडवर्ब जो फ्रेज होते हैं वो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज भी होते हैं, इनको प्रेपोजिशनल फ्रेज भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं वो एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम करते हैं। अगर नाउन को मॉडिफाई करेगा, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, या खुद एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इन एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, यहाँ पे इन एक प्रेपोजिशनल फ्रेज को बोल सकते हैं, और यहाँ पे एट एक प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन, इसको पूरा इनके नाम पे प्रेपोजिशनल फ्रेज बोल सकते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है इनका, कैसे काम करते हैं? एन एडवर्ब फ्रेज टेल्स अस हाउ एन एक्शन हैपेंस, कैसे कोई एक्शन को हम करते हैं, या द टाइम व्हेन एन एक्शन अकर्ड, टाइम को बताने के लिए किस टाइम पे वो एक्शन हुआ, एंड द प्लेस वेयर एन एक्शन अकर्ड, या प्लेस को बताने के लिए जहां पे वो एक्शन हुआ। तो ये तीनों चीजों को बताने के लिए ये हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का यूज कर सकते हैं। किस किस चीज को बताने के लिए? प्लेस को बताने के लिए जहां पे वो एक्शन हुआ, टाइम को बताने के लिए किस टाइम पे वो एक्शन हुआ, और वो एक्शन कैसे हुआ, ठीक है, ये बताने के लिए हम प्लेस, टाइम एंड मैनर, ये तीनों चीज बताने के लिए हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का यूज करते हैं। इस एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। ही वर्कड हाउ इन अ डिलिजेंट मैनर, इन अ डिलिजेंट मैनर, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है। अगर इसको एक वर्ड में एडवर्ब लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? डिलीजेंटली। तो डिलीजेंटली एडवर्ब हो जाएगा, लेकिन अगर इसको फ्रेज के रूप में लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा इन अ डिलीजेंट मैनर, ठीक है। इन अ डिलीजेंटली मैनर करेंगे गलत होगा। शी वॉकड ऑन द रोड हाउ वेरी केयरफुली, ठीक है ना। अगर इसको हाँ, यहाँ पे वेरी केयरफुली, आप केयरफुली भी लिख सकते थे, केयरफुली भी एडवर्ब होता, लेकिन एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का यूज किया, ये भी एक एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है, ये भी मैनर है।
शी वॉक्ड ऑन द फ्लोर, शी वॉक्ड ऑन द रोड, हाउ, वेरी केयरफुली। अगेन इस सेंटेंस में देखें, आई वॉज अ स्टूडेंट इन दोज डेज, व्हेन, टाइम का, टाइम बता रहा है, व्हेन का रिप्लाई है, और व्हेन का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। इन दोज डेज, देखिए ये फ्रेज है, या तो आप इसको एक वर्ड पे अगर चेंज करना चाहते हैं तो देन लिख सकते हैं, आई वॉज स्टूडेंट देन, ठीक है, मैं उस समय क्या था, इन दोज डेज। आई विल मीट यू इन द पार्क एट 6 o'clock, आई विल मीट यू इन द पार्क व्हेन, ये व्हेन का रिप्लाई है। अगेन ये पूरा का पूरा टाइम क्लॉज है, यहाँ पे देखिए ये टाइम है, ये भी टाइम है, यहाँ पे ये एग्जैक्टली हम क्या बता रहे हैं, मैनर को बता रहे हैं, ये भी मैनर को बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन सेंटेंस में देखिए, वी वर्कड इन अ ग्रोसरी शॉप, ही वर्क्स वेयर, ये वेयर का रिप्लाई है, और वेयर का रिप्लाई ये प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक वर्ड तो है नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड है, और ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज है। वी लुक्ड वेयर, इन द गार्डन फॉर द पपी, तो वी लुक्ड इन द गार्डन, ये इन द गार्डन ये प्लेस को दिखा रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे प्रेपोजिशनल फ्रेज भी इनको बोल सकते हैं, और इनको एडवर्बियल फ्रेज भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब के सब ये वर्ब को मॉडिफाई करे। ही वर्क्स वेयर, वी लुक्ड वेयर इन द गार्डन, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे एक वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड। ये जो एक वर्ड है, ये सिंगल वर्ड है, ये सारे के सारे एडवर्ब हैं, ठीक है, ये एडवर्ब है। और ये जो हमने इसी को इलेबोरेट करके लिखा, ये सारे के सारे एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज इनको बोल सकते हैं, ये एडवर्बियल फ्रेज, दोनों तरीके से इनको बोल सकते हैं। जैसे अर्ली, अर्ली का मतलब क्या होता है, या तो अर्ली लिखे या तो आप लिखे एट एन अर्ली आर, ठीक है, टाइम को दिखाने के लिए, एट एन अर्ली आर। एवरीवेयर एक वर्ड होगा जो एडवर्ब की तरह काम करता है। एवरीवेयर की जगह पे आप लिख सकते हैं एट एवरी प्लेस, ठीक है, तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। सेम एज अगर आप स्लोली लिखते हैं तो ये एक एडवर्ब की तरह काम करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर स्लोली को अगर इलेबोरेट कर दें इन अ स्लो मैनर अगर आप लिखें तो एक एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखिएगा इसमें। जैसे एनुअली, एनुअली को अगर हम एवरी ईयर लिखें तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा, और एनुअली क्या होगा, ये एक एडवर्ब की तरह काम करेगा। उसी तरीके से इमीडिएटली, इमीडिएटली की जगह पे अगर आप एट वंस लिखें या विदाउट डिले लिखें तो ये एक एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। तो एट वंस और विदाउट डिले, ठीक है। केयरफुली क्या होता है, केयरफुली एक एडवर्ब होता है, और विथ केयर जब हम लिखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज हो जाता है। उसी तरीके से जब हम देयर लिखते हैं और हियर लिखते हैं, ये दोनों एडवर्ब है। देयर, देयर का मतलब क्या होता है, एट दैट प्लेस, तो ये एक एडवर्ब फ्रेज हो जाता है। और हियर का मतलब क्या होता है, एट दिस प्लेस, तो ये क्या हो जाता है, एक एडवर्ब फ्रेज हो जाता है। तो ये जितने भी वर्ड्स थे ये सिंगल वर्ड एक एडवर्ब की तरह काम कर रहे हैं, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये एक एडवर्ब फ्रेज की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज को देखते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज जो कि हमने बताया कि प्रेपोजिशन के नाम पे रखे जाते हैं। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशनल फ्रेज क्यों, क्योंकि प्रेपोजिशन जब कभी भी आता है सेंटेंस में अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को लेके आता है, तो प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, ठीक है। तो ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होते हैं वो या तो काम करते हैं एडजेक्टिव की तरह या तो काम करते हैं एडवर्ब की तरह, ठीक है। फिर अभी मैंने बताया कि अगर ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करें तो ये एडजेक्टिव है, और अगर वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करे, खुद अपने को मॉडिफाई करे, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आई लाइक टू प्ले व्हेन इन द इवनिंग, तो इन द इवनिंग ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज आप बोल सकते हैं, इन द इवनिंग हम लिखते हैं तो यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज किसको मॉडिफाई कर रहा है, आई लाइक टू प्ले व्हेन इन द इवनिंग। शी पुट द वॉच वेयर ऑन द टेबल, वॉच ऑन द टेबल, यहां पे ध्यान रखिएगा, शी पुट द वॉच ऑन द टेबल, ठीक है। तो वॉच ऑन द टेबल, ये क्या हुआ, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज तो है, एडवर्ब है, सॉरी ये एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। आई डिड नॉट मीट हिम फॉर 10 years, ये टाइम को बता रहा है, ये भी एडवर्ब है। हाउ लॉन्ग का रिप्लाई है, फॉर 10 years। आई डिड नॉट मीट हिम फॉर ईयर्स, फॉर ईयर्स, तो यहाँ पे ये सारे के सारे ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशन से शुरू हो रहे हैं, प्रेपोजिशन के बाद से इनके ऑब्जेक्ट भी हैं, राइट, और दोनों मिलके हमारे क्या काम कर रहे हैं, एडवर्ब की तरह यहाँ पे सब में काम कर रहे हैं। एडवर्ब ऑफ, यहाँ पे टाइम यूज हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज हो गया, और यहाँ पे अगेन एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम कर रहा है, ठीक है।
I like to play when in the evening. Prepositional phrase कैसे काम करते हैं? Prepositional phrase can function as an adverb phrase, और यहां पे दिखाया a prepositional phrase can function as an adjective phrase. देखिए कैसे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, कैसे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. इस सेंटेंस में देखिए, प्रिया फाइनली फाउंड द अम्ब्रेला अंडर द पैसेंजर्स सीट. So found the umbrella, found where found? Under the passenger's seat. तो ये found जो है ये वर्ब है, और इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये क्या हो गया आपका एडवर्ब फ्रेज. ठीक है ना. और अंडर वैसे भी यहाँ पे प्रेपोजिशन है, तो ये प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द पैसेंजर सीट. ठीक है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ये कैसे काम कर रहा है? एडवर्ब की तरह काम कर रहा है. इस सेंटेंस में देखिए, A prepositional phrase can function as an adjective phrase. यहां पर देखिए, phrase please get aloof from the shop across the street. Please get aloof from the shop. Which shop? यहां पे shop को मॉडिफाई कर रहा है. shop हमारा नाउन है और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया. ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अक्रॉस जो है ये प्रेपोजिशन है, और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? द स्ट्रीट. तो हमेशा जब भी प्रेपोजिशन आएगा अपने ऑब्जेक्ट को लेकर आएगा, और दोनों मिलके एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करेंगे. यहाँ पे नाउन को मॉडिफाई किया तो एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सब वर्ब को मॉडिफाई किया तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. ठीक है. प्रेपोजिशनल फ्रेज ये बताता है कि किसी काम को किसने किया. इसके लिए भी हम प्रेपोजिशनल फ्रेज को यूज कर देते हैं. यहां पे देखें, द मोनालिसा वॉज पेंटेड बाय लियोनार्डो द विंची. यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे जो लिखा हुआ बाय लियोनार्डो द विंची, तो एग्जैक्टली ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. द मोनालिसा वॉज पेंटेड. हु पेंटेड? बाय लियोनार्डो द विंची. यानी कि जो मोनालिसा जो पेंट किया गया ना, वो लियोनार्डो द विंची के द्वारा पेंट किया गया. तो यहां पे जब इस तरीके से भी सेंटेंस लिखते हैं तो ध्यान रखिए कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज ये बता रहा है हु डिड समथिंग. So this brings me to the end of this lesson. I hope you find this lesson very interesting, and if is it so, kindly share among your friends so that they could get benefit out of it. We'll soon meet you in the next video. Jai Hind.